केमिकल रिएक्शन के टाइप्स के बारे में, केमिकल रिएक्शन के टाइप्स के बारे में, किसके बारे में? केमिकल रिएक्शन के टाइप्स के बारे में, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि पिछले वीडियो में मैंने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे फोकस किया था और इसके 2 पॉइंट को मैंने डिस्कस किया था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आज के वीडियो में मैं मुख्य रूप से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे फोकस करने वाला हूँ। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आप हमारे चैनल पे आए हैं, तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ साथ बेल नोटिफिकेशन भी डाल दीजिए, क्योंकि मैं लाता हूँ आपके लिए सबसे आसान तरीकों से केमिस्ट्री को समझने का तरीका, सबसे आसान तरीकों से आप किस तरह से केमिस्ट्री को समझ सकते हैं। और इसके साथ साथ वीडियो के बीच में मैं आप लोगों को देता हूँ एक बहुत ही बेहतरीन नोट्स जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होता है। ठीक है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब भी कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने फ्रेंड्स तक शेयर करेंगे। लेकिन वीडियो को मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस वीडियो को या किसी भी वीडियो को स्किप करके ना देखा कीजिए, विदाउट स्किपिंग वीडियो देखिए, ताकि आपको एक एक टॉपिक, एक एक वर्ड अच्छी तरह से समझ में आ सके। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहला है टॉपिक क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आपके बुक्स में ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से भी हो सकता है। बहुत सारे बुक्स में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहा जाता है। तो हम इसे डिस्प्लेसमेंट क्या है या सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्या है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए जो सबसे पहला काम हमको करना है वो करना है रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में हमें जानना है। हमें ये जानना है कि कौन से मेटल कितने रिएक्टिव होते हैं और किनका रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है। रिएक्टिविटी क्या समझना है हमें? रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी वर्ड सुनते ही हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं जानते हो कि रिएक्टिविटी होता क्या है। तो मैं उन स्टूडेंट्स को बता दूं जो ये नहीं जानते हैं कि रिएक्टिविटी होता क्या है। तो जैसे कि आप देखते हैं, हम एटमॉस्फेयर में आयरन को छोड़ देते हैं तो आयरन पे रस्ट लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम एटमॉस्फेयर में सिल्वर या गोल्ड को छोड़ते हैं तो वो जल्दी से खराब नहीं होता है। हम कॉपर के बर्तन को अगर छोड़ दें, कॉपर से रिलेटेड किसी भी चीज को अगर हम एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं तो वो जल्दी से खराब हो जाता है। टीन से रिलेटेड किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं तो वो जल्दी से खराब हो जाता है। लेकिन अगर हम गोल्ड को, सिल्वर को छोड़ें या पीतल को छोड़ें, ब्रास को छोड़ें या जिंक को छोड़ें तो हम देखते हैं कि उसके ऊपर क्लाइमेट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो स्पॉइल नहीं होता है, वो खराब नहीं होता है। तो जो जितना जल्दी खराब होता है या जो जितना जल्दी अफेक्टेड होता है हमारे एटमॉस्फेयर से या क्लाइमेट के किसी भी तरह के चेंजेस से, किसी भी सब्सटेंस से जो सबसे पहले आकर्षित होगा या डिस्टर्ब होगा या क्या कहते हैं कि वो रिएक्ट करेगा, उसी को कहते हैं रिएक्टिविटी। तो जो जितना जल्दी रिएक्ट करेगा उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए पहले आप लोग इस रिएक्टिविटी सीरीज को देखें और हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लेंगे, क्योंकि ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है ये आपके बुक्स में नहीं होंगे। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये रिएक्टिविटी के बारे में जानना क्यों जरूरी था
क्योंकि आप समझ लीजिए कि ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, खास करके सिंगल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट, ये इसकी पूरी कहानी रिएक्टिविटी के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, जैसे हम दो रिएक्शन कंसीडर करते हैं, CuSO4 plus Fe, it gives FeSO4 plus Cu। अब इसी को हम पलट देते हैं, FeSO4 plus Cu रिएक्शन डू नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें कॉपर है और आयरन है। हम इन दोनों को लेते हैं। आयरन की जो रिएक्टिविटी होती है वो कॉपर से ज्यादा होती है, यानी आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन हम देख रहे हैं ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जिसमें हम आयरन के पाउडर को डालते हैं। तो क्या होता है कि आयरन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, कॉपर को वहां से हटा देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है, तो ये बना लेता है FeSO4। ठीक है, चूंकि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, लेकिन इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। जब कॉपर और आयरन के बीच में रिएक्शन होगा तो कौन भारी पड़ेगा? ये आयरन भारी पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि ये कॉपर जो है कॉपर से आयरन डिस्प्लेस नहीं होगा, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। जैसे कि और भी सारे इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को मेनली समझने के लिए जो हम एक छोटा सा ट्रिक अपनाते हैं वो ये है, AB plus C it gives CB plus A। ठीक है, ये क्या है? इस तरह के जो रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगे आप समझ लीजिएगा कि वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, AB plus C it gives CB plus A, यानी कि ये C क्या किया, यहाँ से A को डिस्प्लेस कर दिया और डिस्प्लेस करके यहाँ पे CB बना लिया और A यहाँ पे अलग हो गया। ठीक है, तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से रिलेटेड और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज को यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं ताकि रिएक्शंस को समझने में हमें आसानी होगी। तो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर आता है K यानी कि पोटेशियम, इसके नीचे आता है Ba यानी कि बेरियम, इसके नीचे आता है Ca यानी कि कैल्शियम, इसके नीचे आता है Na यानी कि सोडियम, इसके नीचे आता है Mg यानी कि मैग्नीशियम, फिर Al, फिर Zn, फिर Fe, फिर Ni, फिर Sn, उसके बाद Pb, उसके बाद H, इसके बाद आता है Cu, Hg, Ag एंड Pt। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है। इसको यहाँ पे लिखना इसलिए जरूरी था ताकि हम रिएक्शंस को अच्छी तरह से समझ सकें। ठीक है, अब आपको इसमें समझना ये है कि इस सीरीज को जो हम देख रहे हैं, इस लिस्ट को जो देख रहे हैं, इसमें जो ऊपर है वो रिएक्टिव है अपने से नीचे वाले से, और जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और जो सबसे नीचे है वो सबसे लेस रिएक्टिव है। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं Zn प्लस H2SO4। अब आप इस सीरीज में देख रहे हैं कि Zn क्या है, ऊपर है, और H क्या है, नीचे है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये रिएक्शन पॉसिबल है, ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, ZnSO4 प्लस H2, यानी कि ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस इसमें डिस्प्लेस होता है और रिलीज करता है। और यहाँ पे एक और चीज आप देख रहे हैं जो कि इसको अगर समझ लेंगे तो आगे नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों को हेल्प मिलेगा। ये एक एसिड है और ये मेटल है। ठीक है,
तो आप यूं समझ लीजिए कि जब भी मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ होता है तो उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। और यहाँ पे हमें क्या समझना है कि ये Zn एक मेटल है जो कि इस हाइड्रोजन सल्फेट सॉल्यूशन से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और जिंक सल्फेट बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनकर रिलीज हो जाता है। ठीक है, इसके अलावे हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं। Zn प्लस HCl, इसको बैलेंस कर लेते हैं, फिर ये बनाता है ZnCl2 और यहाँ पे भी क्या होता है, हाइड्रोजन गैस बन के रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों रिएक्शन को कंसीडर करते हैं। अगर हम लेते हैं ए क्या है, Zn है, प्लस Bc क्या है हमारा, Bc है H2SO4। तो H2SO4 में H2 हो गया B और SO4 हो गया C। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा AC प्लस B। ठीक है, यानी कि ये Zn है A, ये SO4 है C और ये हाइड्रोजन है B। ठीक उसी तरह से ये Zn है A, ये इसमें जो H है ये है B और इसमें जो Cl है वो है C और ये क्या बनाता है फिर AC प्लस B। इस तरह से हम रिएक्शन को समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम होगा। अब तक हमने देखा कि मेटल ही मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, नॉन मेटल भी नॉन मेटल को डिस्प्लेस करता है। तो उसके लिए कुछ हम नॉन मेटल्स के एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम हैलोजन लेते हैं। हैलोजन तो आप जानते होंगे, हैलोजन क्या होता है। हैलोजन की फैमिली में आता है सबसे पहले फ्लोरीन, फिर आता है क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन और फिर आता है आयोडीन। ठीक है, तो इसमें फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और इससे कम रिएक्टिव है क्लोरीन। क्लोरीन ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव है, ब्रोमीन आयोडीन से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, यानी कि आयोडीन सबसे लेस रिएक्टिव हैलोजन है और फ्लोरीन सबसे हाई रिएक्टिव क्या है कि हैलोजन है। तो हम यहाँ पर इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, जैसे Cl2 प्लस KBr। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डिस्प्लेस होगा, यहाँ पे ये Cl2 Br को डिस्प्लेस करेगा। ठीक है ना, किसको डिस्प्लेस करेगा, Br को डिस्प्लेस करेगा। तो ये क्या बनाएगा 2KCl और प्लस Br2। समझ गए। तो फिर अब नेक्स्ट एग्जांपल एक और ले लेते हैं, जैसे कि Cl2 प्लस Ki। तो यहाँ पे क्या होगा, ये Cl2 क्या करेगा, I को यहाँ से डिस्प्लेस करेगा, तो ये बनाएगा 2KCl प्लस I2। ठीक है, तो इस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझ गए। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है उसका मेनली यूज किया जाता है जितने भी मेटल्स होते हैं। हम जानते हैं कि मेटल्स अर्थ क्रस्ट से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अर्थ क्रस्ट से मेटल प्राप्त होते हैं, उनमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है। उन इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज किया जाता है। तो इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ नोट्स हैं, आप इनको नोट कर लेंगे। तो अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, या हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर देता है। अब हम पढ़ने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो इसको नोट करते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, इसमें हमें रिएक्टिविटी सीरीज की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। इसको समझने के लिए हम इस तरह से देख सकते हैं, AB प्लस CD इट गिव्स
AD+C। ठीक है। इसमें होता क्या है, जनरली इसमें होता है कि जो भी सब्सटेंस होते हैं, दो सब्सटेंस या दो सॉल्यूशन एक दूसरे के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो उसमें होता क्या है कि दोनों सब्सटेंस अपने अपने आयन को इंटरचेंज करते हैं। क्या करते हैं? आयन को इंटरचेंज करते हैं। अब हमें यहाँ पे एक चीज समझना है कि कोई भी कंपाउंड हम देखते हैं, कोई भी कंपाउंड अगर हम देखते हैं, जैसे कि हम ले ले H2SO4 या हम ले ले NaCl, ठीक है, या हम ले ले HCl, ठीक है। इन तीनों सब्सटेंस को लेते हैं, ठीक। तो इन तीनों सब्सटेंस में कोई भी जो कंपाउंड होता है, चाहे वो क्या कहते हैं कोवैलेंट कंपाउंड हो, चाहे वो आयोनिक कंपाउंड हो, दोनों तरह के कंपाउंड में क्या होता है कि जो सब्सटेंस होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है पॉजिटिव पार्ट, क्या होता है? पॉजिटिव पार्ट, और एक होता है नेगेटिव पार्ट, ठीक है। तो जैसे इस एग्जाम्पल को ले रहे हैं हम, तो इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि H क्या है? H है पॉजिटिव पार्ट और Cl है नेगेटिव पार्ट। अगर NaCl को कंसीडर करें तो Na क्या है? पॉजिटिव पार्ट है, और Cl क्या है? नेगेटिव पार्ट है। इस एग्जाम्पल को अगर कंसीडर करें तो इसमें H2 क्या है? पॉजिटिव पार्ट है, और SO4 क्या है? नेगेटिव पार्ट है, ठीक है। समझ रहे हैं इस बात को? तो इसमें होता क्या है कि इस सब्सटेंस का पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ कंबाइन हो जाता है, और इस सब्सटेंस का पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ कंबाइन हो जाता है। जैसे आप देखिए कि और एक और चीज हमें इसमें समझना है कि जो भी केमिकल फॉर्मूला लिखे जाते हैं उसमें जनरली जो उसका फर्स्ट पार्ट होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो सेकेंड पार्ट होता है वो नेगेटिव पार्ट होता है। जैसे हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि H2SO4 लिखा हुआ है, तो इसमें H2 पॉजिटिव पार्ट है और SO4 नेगेटिव पार्ट है। इन तीनों फॉर्मूला जो एग्जांपल हमने लिया, इन तीनों में आप देख रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव है। तो लेट सपोज कि ये AB जो सब्सटेंस है, इसमें A है पॉजिटिव पार्ट और B है नेगेटिव पार्ट। ठीक उसी तरह से C है पॉजिटिव पार्ट और D है नेगेटिव पार्ट। तो क्या होगा इसमें? इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जाएगा, यानी कि A जाएगा D के साथ, और प्लस इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जाएगा, C जाएगा B के साथ। ठीक है। अब यहाँ पे हमने AD लिखा, ये एक सीरीज में है, लेकिन यहाँ पे हमने CB लिखा, ये सीरीज में नहीं है। आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि मैंने BC क्यों नहीं लिखा। तो BC लिखने के पीछे रीजन क्या है कि जनरली जो केमिकल फॉर्मूला लिखे जाते हैं उसमें फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि C क्या है? पॉजिटिव है, और B क्या है? नेगेटिव है, इसलिए मैंने इसको पहले लिखा। ठीक है। तो अब इस तरह से रिलेटेड हम कुछ रिएक्शन लेते हैं, जैसे H2SO4 प्लस NaOH। ठीक है। तो अब आप समझ रहे हैं कि Na पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है। आप जानते भी होंगे इस बात को। इसमें SO4 नेगेटिव है और H2 पॉजिटिव है, जो अभी मैंने आप लोगों को यहाँ बताया था। ठीक है। तो अब क्या होगा? इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ जाएगा। ठीक है। तो ये बनाएगा Na2SO4, और इसका जो नेगेटिव है इसके पॉजिटिव के साथ बन जाएगा, तो ये बनाएगा H2। ठीक है। अब आपके मन में ये भी एक सवाल उठ रहा होगा कि यहाँ पर मैंने Na2 क्यों लिखा। ठीक है। इसको बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे हमने Na2 क्यों लिखा, तो इसके लिए आपको हमारे पीछे के वीडियोज में देखना होगा। जिन वीडियोज में मैंने आप लोगों को केमिकल फार्मूला लिखना बताया है, वहां से ये कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है। वैसे शॉर्टली मैं आपको बता देता हूँ कि सोडियम की वैलेंसी 1 होती है और सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है। तो इसका वैलेंसी इसके पांव आ जाता है, इसका इस सब्सटेंस का वैलेंसी इसके पांव आ जाता है, और इस सब्सटेंस का वैलेंसी इसके पांव चला जाता है। ठीक है। तो और भी हम चाहें तो एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है। जैसे हम लेते हैं BaCl2 प्लस Na2SO4 इट गिव्स। अब यहाँ पे देखिए कि Na क्या है? प्लस पार्ट है, आप जान रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था
कि Ba क्या था, पॉजिटिव पार्ट था। तो ये क्लियर हो गया कि Cl नेगेटिव पार्ट है, और यहाँ से भी पता चल रहा है कि Cl नेगेटिव होता है, और यहाँ SO4 नेगेटिव पार्ट है, ये तो आप देख ही चुके हैं। तो क्या होगा, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, ठीक है। तो ये बनाएगा BaSO4, ठीक है, और फिर इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, तो ये बनाएगा NaCl। अब इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर देते हैं, जिस तरह से भी बैलेंस करना हो, ठीक है ना। तो आप इस तरह से अब समझ गए कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वैसा रिएक्शन जिसमें जो सब्सटेंस होते हैं उसके आयन एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो अब तक हम लोग केमिकल रिएक्शन के 4 टाइप्स के बारे में पढ़ चुके हैं। एक बार हम उनको लेते हैं। जो सबसे पहला पार्ट हमने पढ़ा था, सबसे पहला पार्ट हमारा क्या था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको हम लोग किस तरह से समझे थे? A प्लस B इट गिव्स C, जिसमें कि 2 सब्सटेंस मिलकर एक सब्सटेंस बना रहा था। ये जो सिस्टम है, ये जो मैंने आप लोगों को बताया, इससे आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पहचानने में काफी हेल्प होगा। और जो सेकेंड हमने पढ़ा था वो था डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या पढ़ा था हमने? डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो उसको भी एक बार याद करेंगे। उसमें हमने क्या पढ़ा था? A इट गिव्स B प्लस C, यानी कि इसमें एक सब्सटेंस टूटकर 2 या उससे ज्यादा पार्ट में बट रहा था, ठीक है। तो इससे ये जो दोनों ट्रिक्स आप देख रहे हैं, इन दोनों ट्रिक्स से आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन समझने में हेल्प मिलेगा। और फिर तीसरा हमने आज पढ़ा है इस वीडियो में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। तो किस तरह से जो रिएक्शन के एग्जाम्पल गिवन होंगे उसमें किस तरह से हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझ सकते हैं, उसके लिए हमने बताया था आपको A प्लस BC इट गिव्स AC प्लस B। या इसको एक और दूसरे तरीके से हम समझ सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को छोटी मोटी बातों पे भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसके लिए AB प्लस C इट गिव्स CB प्लस A, ठीक है ना। तो ये हो गया। इस तरह से हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझ सकते हैं। और चौथा जो अभी अभी हमने पढ़ा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरह से समझेंगे? AB प्लस CD इट गिव्स AD प्लस CB। तो इस तरह से अभी तक हम लोग 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है और वो थोड़ा टिपिकल होता है, जिसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो अलग से बनाएंगे, ठीक है। तो अब तक अगर आपने हमारे वीडियो को देखा और आपको हमारा कंसेप्ट अच्छा लगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको अगर कंसेप्ट समझ में आया होगा तो आप इसे अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी कर देंगे, क्योंकि कहते हैं कि बांटने से ज्ञान बढ़ता है। थैंक यू।